सो द थर्ड लेवल इज समथिंग लाइक एडवेंचर, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था. दीज आर द थिंग्स विच बिलोंग टू द जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन की के चैप्टर्स हैं ये. जैसे उसमें भी टाइम ट्रेवल था. एडवेंचर में आपने देखा जैसे प्रोफेसर गायटोंडे, ही वेंट बैक टू द पास्ट. यहाँ भी हम देखते हैं थर्ड लेवल में जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ही गोज बैक टू द पास्ट. चार्ली हमारा मेन कैरेक्टर, वो पास्ट में जाता है. द स्टोरीज हैपनिंग इन सेटिंग, जो स्टोरी की है वो यूएसए में हो रहा है, तो वो जाता है वहाँ पर, पास्ट में जाता है. पास्ट में कैसे चला गया वो, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी लेसन पढ़ने के बाद. तो सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पीपीटी दिखा देता हूँ, जिसमें था द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, discussion of the background information and the vocabulary which you will find in the story. So setting of the story कहाँ पे, setting of the story यानी कि उसका जो important place वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क. अब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या, ये बहुत एक लैंडमार्क है न्यूयॉर्क का. if you go to Google and search it, you will find lots of information Grand Central Station न्यू यॉर्क के बारे में. ये ऑफिशियली इट वाज ओपन्ड ऑन February 2nd 1913. 1913 में 2 फरवरी को ये इनॉग्रेशन किया गया था. तो अभी आज से 7 साल पहले इसके 100 ईयर्स पूरे हुए. और ये एक ऐसी प्लेस थी जहाँ से लोग ट्रेन्स लेते थे और वो जा सकते थे दूर दूर जगह पर. एंड इट इज़ एक आइकॉनिक है. आइकॉनिक समझते हैं जैसे कि वो एक रिकग्निशन है, वो उससे पहचान बन गई है. जैसे हम कहते हैं इंडिया गेट, तो कहीं हमें इंडिया गेट दिखाना है तो मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली को. तो ऐसी एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है वो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल. और ये देखो कौन से दौर की बात चल रही है, 1913 की बात चल रही है जब ये ग्रैंड सेंट्रल जब शुरू हुआ. और 1913 से लेके और जहाँ हमारी स्टोरी जो हो रही है वो 1900 आई गेस इट इज़ इन 1950s में चल रही है. तो ये एक ऐसा दौर था जब ट्रेन ट्रैवल जो था ना, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन दैट वाज ऑन द राइज. 1913 में जब ये खुला, ठीक है, तब क्या थे, रेलवे स्प्रेड हो रहे थे, नए नए आए थे रेलवेज और वो बढ़ने शुरू हो गए थे, उनका जाल बिछना शुरू हो गया था. अमेरिका जैसा एक ह्यूज वास्ट कंट्री वो एकदम जाल बिछा रहा था रेल रोड्स का. तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी लोगों की लाइफ में, रेलवेज की. सो इन 1908 द एक्सकेवेशन ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिगिन इन न्यूयॉर्क सिटी. तो 5 साल लग गए बनाने में. और देखो एक्सकेवेशन हुआ इसके लिए. एक्सकेवेशन यानी ज़मीन को खोदा गया, यानी कि उसके वो गहराई में हुआ. जैसे आप मेट्रो देखते हैं, अंडरग्राउंड जो मेट्रो है उसके लिए एक्सकेवेशन किया गया. तो इसी तरह से एक्सकेवेशन किया गया इसको बनाने के लिए, राइट. सो एक्सकेवेशन वाज डन टू मेक द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. नाउ जैसे कि मैंने बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बहुत आइकॉनिक स्ट्रक्चर है. और आप इधर पिक में देख सकते हैं इसका कि कैसे ये अंदर से किस तरह से दिखता है. यू कैन सी ह्यूज बिग विंडोज हैं और देखो बैल्कनीज भी दिख रही हैं आपको. ओके और अंडरग्राउंड है तो देखो पैसेजेस भी कुछ नजर आ रहे होंगे आपको इसमें. एंड दिस इज अ व्यू ऑफ वन ऑफ द मेनी आर्क्ड कॉरिडोर्स इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टेकन इन 1912. ये यू कैन सी आर्क क्या होता है, कैसे मतलब आर्क जैसे आप एक सर्कल में को काटते हैं तो आर्क बन जाता है, उस तरह से वहाँ बहुत सारे कॉरिडोर्स थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. जैसे आप पुरानी बिल्डिंग्स में जाएंगे तो आग ये नजर आएंगे आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स. तो जो हमारा मेन कैरेक्टर चार्ली वो भी एक ऐसे कॉरिडोर में चलते हुए चला जा रहा था, तो और वो थर्ड लेवल में चला गया. तो ये समझना जरूरी है कि ये किस तरह से इनका स्ट्रक्चर था. ओके एंड देन इसमें आपको एक बड़ा एक मिलेगा कि क्योंकि ये पुराने ज़माने की स्टोरी है तो इसमें उसी तरह के कपड़े पहनेंगे लोग. पीपल विल वियर द क्लोथ्स ऑफ देयर टाइम्स. एक्सकेवेशन क्या होता है? एक्सकेवेशन होता है डिगिंग लाइक जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो एक्सकेवेशन करते हैं, डिगिंग करते हैं. पुरातत्व विभाग वो डिगिंग करता है निकालने के लिए जो चीजें होती हैं विच आर बैरिड. सो
there is this old ticket station, you can see old ticket station, क्योंकि पुराने ज़माने का तो कैसे टिकट काउंटर्स थे, कैसे टिकट बूथ्स थे, ये सारी चीज़ें ये थोड़ा सा इसमें ये दिखाया है. एंड देन यू कम टू the picture was taken in 1990 and it is an outside view of the terminal from Vanderbilt Avenue in 42nd Street. This is where Charlie entered the station in the story. यहाँ चार्ली ने एंटर किया ग्रैंड सेंट्रल को. ठीक है, तो थोड़ा सा ये विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करेगा. The 20th Century Limited was an express passenger train that ran between Grand Central Terminal and La Salle Street in Chicago. It was operated by New York Central Railroad from 1902 until 1967. तो कई सारे जैसे रेल रोड जो थे ना, वो अलग अलग कॉरपोरेशंस चलाते थे. जनरल जैसे लाइक अलग कंपनीज थी अलग अलग, वो उन रेलवेज को चलाती थी. ऐसा नहीं सेंट्रल नहीं था, वो डिसेंट्रलाइज था, कोई अलग अलग ट्रेन को मैनेज करते थे. वो उसका भी रेफरेंस आएगा. तो दिस यू कैन सी मेट्रो नॉर्थ कम्यूटर अराइव एट न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ऑन जनवरी 11, 1996. तो ये देख सकते हैं आप. बस जस्ट यू इमेजिन द मेट्रो. ओके, मेट्रो को आप इमेजिन कर लो तो ये आपको समझ में आ जाएगा इसकी सेटिंग क्या है. द क्लॉक अबाउट द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इंफॉर्मेशन बूथ स्टिल टिक्स ऑफ the time 100 years after it was built. तो अभी भी उसका क्लॉक चल ही रहा है, खराब नहीं हुआ है. The world's largest terminal covers 49 acres with 33 miles of track. Over 700,000 people pass through the terminal every day. they अंदाजा लगा सकते हैं आप. And it operates over 700 trains per day. This is the thing. और ये ऐसे टाइम में जब हमारे पास एयर ट्रेवल भी है. पहले एयर ट्रेवल नहीं था, लोगों की डिपेंडेंस टोटली इसी के ऊपर थी. अच्छा, अब इसकी सीलिंग जो है ना, ग्रैंड सेंट्रल की सीलिंग, जैसे मैंने कहा वो एक पीस ऑफ आर्किटेक्चर है. तो उसकी सीलिंग कैसी है? इट्स सीलिंग इज मेड अप, उसमें दिखाया गया उसकी जो सीलिंग है यानी छत, जो हम नीचे से देख रहे हैं खड़े होकर छत, वो पार्ट सीलिंग फैन से समझ लो कैसी है. वो ऐसे है कि जैसे सारे कॉन्स्टलेशंस, ठीक है, जो हमें आसमान में तारे और उनके ग्रुप्स नजर आते हैं, वो वहां पे बनाए गए हैं उसके सीलिंग में. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं जब पता कर रहा था इसके बारे में तो पता लगी कि भाई वो ऐसे है कि मतलब सारा उल्टा है. क्यों? क्योंकि जब वो कॉन्स्टलेशन को बना रहे थे आर्टिस्ट, पेंट ही कर रहे थे उसको, इतने लाइक देवर 100 फीट अबव द ग्राउंड, ऊपर 100 फुट ऊपर, इतना बड़ा है वो ऊंचाई. तो उन्होंने जो उन्हें इमेज बनानी थी ना, वो उन्होंने नीचे रखी और उसका पेंट ऊपर चल रहा था. तो वो बिल्कुल इन्वर्टेड फॉर्म में आ गया. इट इज लाइक इन द इन्वर्टेड फॉर्म. सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन विच इज नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन द एग्जाम, बट इट विल हेल्प. ओके, प्लेसिंग इट इन योर कॉन्टेक्स्ट. So this is the construction of a new line that will open connecting the Long Island Railroad with a new concourse underneath Grand Central Terminal. क्या बात चल रही है यहाँ. जैसे हमारे यहाँ मेट्रो है, तो मेट्रो के अलग अलग फेजेस हैं, वो चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, काम चलता रहता है हमारी पैरों के नीचे. हमें नहीं पता लेकिन मेट्रो का काम चल रहा है. मतलब मेट्रो जो थी जब शुरू हुई थी तो सीलमपुर से, और इट वाज आई थिंक सीलमपुर टू कश्मीरी गेट, बस इतने दो स्टेशन थे. लेकिन अभी देखो पूरा जाल फैल गया उसका. तो इट इज ग्रोइंग. सिमिलरली ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो था अंडरनीथ, जमीन के नीचे फैलता जा रहा था. अब इसमें हमें कुछ वर्ड्स आएंगे. जैसे एक वर्ड आएगा साइकियाट्रिस्ट. हु इज अ साइकियाट्रिस्ट? साइकोलॉजी हमें पता है. साइकियाट्रिस्ट कौन होता है? ए मेडिकल डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द इलनेसेस ऑफ द माइंड. इलनेसेस ऑफ द माइंड मतलब दिमागी तौर से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा. दैट इज साइकियाट्रिस्ट. अब ये वर्ड आ गया आर्क्ड. फिर से देयर आर मेनी आर्क्ड डोरवेज और पैसेजेस इन द ओल्ड चर्चेस ऑफ यूरोप. ये जान लो कैसे होते हैं, ये भी तुम समझ गए होगे इसको. फिर एक इसमें वर्ड आएगा स्पिटून्स. स्पिटून्स आर व्हाट? स्पिटून्स आर जार लाइक कंटेनर्स इनटू व्हिच पीपल वुड स्पिट. राइट, लॉन्ग टाइम बैक, 1913 की बात है, 100 साल पहले थूकने की आदत. तो ये मतलब मुझे लगता है ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुई है वैसे वैसे अनसिविलाइज्ड लोग भी हुए हैं. तो अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए ये प्रोविजन किया गया. पीपल हु chew tobacco, people who are prone to spitting. तो पहले उन्होंने, अभी हम देखते हैं जैसे अपने सिटी में बिल्डिंग्स में हम देखते हैं जगह जगह स्टेन्स होते हैं पान के, गुटखा, टोबैको एक्सेट्रा. तो पहले भी लोग करते होंगे, तो उनके लिए ये इंतजाम किया था उन्होंने कि ऐसे
दे हैड केप्ट दी स्पिटून्स, जार लाइक कंटेनर्स, जिसमें पीपल स्पिट करते थे, आज नहीं होते। डर्बी हैट क्या है? ओल्ड फैशन हैट है जो कि पहले लोग पहनते थे। डर्बी हैट, यू कैन सी उसके चारों तरफ में ऐसे ना एक प्रोजेक्शन जैसी बनी हुई है, डर्बी हैट। फिर आएगा इसमें एक ड्रेस कैसी होती थी पुराने जमाने की, देख लो, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, लेग ऑफ मटन स्लीव्स। तो कौन सी स्लीव्स देखो कैसी हैं, स्लीव्स लेग ऑफ मटन स्लीव्स के नाम से जाना जाता है। स्लीव्स दैट पफ आउट टुवर्ड द शोल्डर, वो लेग ऑफ मटन स्लीव्स कहलाती हैं। कैसे? ये देखो, ये स्लीव जो है ना, ये आपके रिस्ट से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये फैल रही है, बड़ी हो रही है, लेग ऑफ मटन स्लीव। तो इसमें फैब्रिक ज्यादा लगता था लेग ऑफ मटन स्लीव में, इट नीड्स मोर फैब्रिक। करेंसी, यू नो, करेंसी, नाउ यू हैव एग्जांपल ऑफ द करेंसी दैट वाज यूज्ड इन द पास्ट, क्योंकि जब वो पास्ट में जाएगा तो पास्ट की करेंसी का उसको सामना करना पड़ेगा। और इधर आप देख सकते हैं करेंसी है डिफरेंट, यू कैन सी द फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी की होती है फोटोग्राफ, ऐसे यहाँ देखो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स जो थे पुराने उनकी फोटोग्राफ हैं। और ये नीचे कुछ कॉइन्स हैं जो कि ओल्ड करेंसी से बिलोंग करते हैं। प्रीमियम, व्हाट इज अ प्रीमियम? प्रीमियम इज एन एडिशनल चार्ज और कॉस्ट। प्रीमियम, प्रीमियम प्राइस, ओके, जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर कोई एडिशनल चार्ज लिया गया क्योंकि वो कुछ स्पेशल है। ये वो शख्स है जिसने इस स्टोरी को लिखा है, जैक फिनी। जैक फिनी वॉज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट राइटर, वेरी फेमस। कुछ उसने बुक्स लिखी जैसे द बॉडी स्नैचर्स, ओके, ये नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, ये जस्ट आपको बताने के लिए। गेल्सबर्ग एक रेफरेंस आएगा एक सिटी का इसमें, तो गेल्सबर्ग यहाँ पर ये नक्शे में दिखा रखा है, वेलकम टू गेल्सबर्ग। एंड देन दिस इज, ये सब बिकॉज इट बिलोंग्स टू 1950, सो दीज यू कैन सी द काइंड ऑफ हाउसेज दैट दे हैड इन 1950s में कैसे, और तब का 1950s में किस तरह के घर होते थे। ये टोंगास भी चलते थे, हॉर्स से ड्रॉन होते थे। Okay, probably this is the newer version of the houses. So these are some of the things that I thought would be helpful. Okay, so now we move to the chapter. That this ends here only, and now we move to the chapter. What's happening in the chapter? So you can open your books to chapter number 1. That is the third level, written by Jack Finney, and a very. It's a chapter which involves time travel. Time travel समझते हैं, time travel क्या होता है? Time travel तो इसमें इंसान, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, time travel में क्या हो रहा है कि भाई वो ट्रैवल कर रहा है, टाइम में चला गया, बैक इन टाइम और इन फ्यूचर। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स की फैंटेसी है कि भाई हम जाते रहें आते रहें टाइम में से, टाइम मशीन हो, ऐसा आपने सुना होगा, स्टोरीज में देखा भी होगा कि भाई टाइम मशीन है, उसमें वो पास्ट में चला गया, अपने अपने बचपन में चला गया, अपने फ्यूचर में चला गया, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो नाउ यू हैव द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू, द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल से समझिए, थर्ड लेवल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड लेवल? थर्ड लेवल, लेवल हेयर मीन्स लाइक यू गो टू द लाइक मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो, okay, so underground metro you go one level down, you go another level down, तो फर्स्ट सेकंड, जैसे स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग है, इट हैज गॉट अ ग्राउंड फ्लोर एंड अ फर्स्ट फ्लोर। किसी का स्कूल होगा, इट मे बी हैविंग 3 floors, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो here we have 2 floors and 1 ground floor। हमारे यहाँ एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर, that's it, so we are sure of it। now if somebody says, हम में से कोई आके कहे हमारे स्कूल में कि भाई मैं तो सेकंड फ्लोर पे चला गया स्कूल के, तो कैसा लगेगा हमको? वी विल रेज अवर आईब्रोज एंड वी विल लुक एट द पर्सन स्ट्रेंजली। हम कहेंगे अरे भाई क्या बात कर रहा है ये, व्हाट इज ही टॉकिंग, इज ही आउट ऑफ हिज माइंड, कहीं टकरा तो नहीं गया इसका सर कहीं? सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस हियर। आवर मेन कैरेक्टर चार्ली, ही सेज आई वेंट टू द थर्ड लेवल, और वो एग्जिस्ट नहीं करता थर्ड लेवल। जनरली तो लोगों को पता है कि है ही नहीं थर्ड लेवल। जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे स्कूल में ग्राउंड है और फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। एक्स स्टूडेंट कम्स एंड सेज आई वेंट टू द थर्ड फ्लोर, देन वी वुड बी अमेज्ड, सरप्राइज्ड, अबे थर्ड फ्लोर तो है ही नहीं, कैसे चला गया? हाउ डिड यू हैपन टू गो टू द थर्ड फ्लोर? इट डजंट एग्जिस्ट। एंड व्हाट विल वी स्टार्ट? वी विल स्टार्ट सस्पेक्टिंग हिज माइंड, और वी विल से ही इज टेलिंग लाइज, और वी विल से ही हैज गॉन क्रेजी। यही सब तो हम कहेंगे, यही होगा हमारा रिएक्शन। So let's start. The presidents
of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads. Railroads ऐसे railways. And अब ये जो दे रखे हैं New York Central, New York, New Haven and Hartford railroads. What are these? These are the names of the companies which were running these trains. ठीक है? Will swear, swear, S-W-E-A-R, swear. What is swear? Swear यानी कसम खाएंगे वो इस चीज की. Swear. Swear on a stack of timetables that there are only two. Stack. अब एक वर्ड आ गया stack, S-T-A-C-K. What is stack? Stack is आप 5 बुक्स अपनी एक साथ रख दो, stack बन जाएगा, एक के ऊपर एक, one above the other. Like when you carry the copies to your teacher, you make a stack of it, then you carry it. Means a bundle that is kept one on another. Stack of timetables that there are only two. They will swear. Means they will say, कसम खा रहे हैं हम, 2 ही लेवल है. There are only 2. किसकी? टाइम टेबल की. ये थोड़ा सा फनी है. टाइम टेबल देखो, स्वेयर किस पे करते हैं लोग? जाते हैं कोर्ट में. What do they swear on? They swear on the religious books. We find that our like lawmakers, our MLAs, MPs, they swear on the constitution. Okay, उसकी कसम उठाते हैं. यहाँ पे टाइम टेबल की कसम क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है. ट्रेन्स को अगर रन करना है तो टाइम टेबल चाहिए, तो वो टाइम टेबल की कसम खाते हैं. क्या कहते हैं? दैट देयर आर ओनली 2 बट आई से देयर आर 3. नाउ कम्स अवर मेन कैरेक्टर चार्ली. ही सेज देयर आर 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. How can he say? Has he read it? कहीं पढ़ा है उसने, कहीं मूवी में देखा है? No, he says I have been there. मैं होके आया हूँ वहां पर. Yes, I have taken the obvious step. Obvious क्या होता है? जो बहुत क्लियर हो. Obvious step. मैंने obvious step लिया, मतलब ये कदम उठा लिया मैंने 3rd लेवल पे जाने का. अब जब वो चला गया, अब वापस आया तो क्या, किसको जाके शेयर किया उसने? I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, औरों को भी बताया उसने. Among others, he told different number of people that I have been to the 3rd level and people must have expressed their disbelief. Disbelief यानी ताज्जुब, आश्चर्य उन्होंने प्रकट किया होगा. और उसने बताया अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड भी था उसका. साइकोलॉजिस्ट जो हम बोलते हैं ना, कॉमन टर्म में साइकियाट्रिस्ट होता है. Among others, I told him about the 3rd level at the Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. Yes, a very important phrase we get here. Waking dream wish fulfillment. What does that mean? Waking dream wish fulfillment. Let us break down the word. Dream हम सब जानते हैं, ड्रीम करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है ड्रीम करना. Waking dream wish fulfillment. वो क्या हुआ? Waking dream एक है स्लीपिंग. सो रहे थे, आपने ख्वाब देखा, आपने सपना देखा. हो ड्रीम. वेकिंग ड्रीम, जागते जागते सपना देख लिया, खुली आंखों से सपना देख लिया. आंखें खुली है, ख्वाब है उसकी आंखों में, देख रहा है. क्लास में बैठे हुए बोलते ना डे ड्रीमिंग. डे ड्रीमिंग मीन्स improbable things, quite improbable things that can't be possible. So he says it is a waking dream wish fulfillment. It is like you have fulfilled a dream which is so fantastic, which is so unbelievable, you have fulfilled that. So interpretation क्या है साइकियाट्रिस्ट का? वो कह रहा है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है. इस फ्रेज को ऐसी एज इट इज जहन में रख लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आगे लिखने के लिए, तो इससे अच्छा पड़ता है कि इम्पैक्ट के यहाँ भी टेक्स्ट पढ़ा है बच्चे ने. वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. He said I was unhappy. So now we get the interpretation. वो साइकियाट्रिस्ट उसको कैसे देख रहा है? वो कह रहा है भी देखो, नंबर 1 तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, नंबर 2 you are unhappy, डिससेटिस्फाइड हो तुम परेशान हो. चार्ली को बोल रहा है तुम परेशान हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा. जब उसने ये कहा कि भाई तुम परेशान हो, that made my wife kind of mad. लो उसकी बीवी, गुस्सा आ गया उसकी बीवी को. She became so like she was angry. Why? Because she felt, the wife felt that he is accusing her of domestic trouble. यानी साइकियाट्रिस्ट का इंटरप्रिटेशन कि ये जो है अनहैप्पी है, मतलब मैरिड लाइफ इसकी सही नहीं चल रही है, अपनी जिंदगी से परेशान हो रहा है. क्यों? इसकी बीवी परेशान करती है इसको. तो इल्जाम किस पे आ रहा है? डाउट किस पे आ रहा है? परेशान करने का बीवी पे आ रहा है. तो इसलिए उसे गुस्सा आ गया. तो उसने क्लैरिफाई किया, उसने कहा नहीं, दिस इज नॉट द केस, ऐसी बात नहीं है. He explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape.
समझो लाइन को। उसने कहा बीवी से, नहीं भाभी जी, यू डोंट हैव टू वरी, आपकी वजह से कुछ नहीं है। फिर क्या है भाई, व्हाट ही मीन्स, उसके कहने का मतलब क्या है कि चार्ली अनहैप्पी, उसके कहने का मतलब क्या है, ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखो मॉडर्न वर्ल्ड बहुत, इट्स इजी टू कनेक्ट, वी आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वी आर, यू आर studying in times which is the modern world। आज का दौर मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें आप स्टूडेंट हैं। अब आप देखो आपकी लाइफ में क्या है कंपेयर टू अ पर्सन लाइफ विच वॉज लाइक 40 years बैक, 30 years बैक। तो आपकी लाइफ ना ज्यादा, इसमें ज्यादा फियर है, इसमें ज्यादा इनसिक्योरिटी है, इसमें ज्यादा वरी है, कंसर्न है, चिंता है, परेशान रहते हैं आप। क्यों? देयर आर सो मेनी फैक्टर्स आपके स्टडी से रिलेटेड। प्रोबेबली देयर इज, लाइक यू से, देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ये फ्रेज हमें समझ में आ जाएगा, कोई इसमें हिंदी करने की जरूरत नहीं है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, 90.5 आपके आए, एक के 91 आ गए, उसका एडमिशन हो गया, आपका नहीं हुआ, यही है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। 0.05% पर you could not get admission to a college of your choice, that is cutthroat competition। अब you are worried about your career, you are worried about your future, है या नहीं? आप सोते हैं तो आपको चिंता रहती है कि भाई हाँ क्या होगा मेरा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसी चिंता में होंगे कि यार हमारा बोर्ड एग्जाम होगा क्या नहीं। आवर 11th स्टैंडर्ड वर ऑल्सो वरीड। अभी देयर वर लॉट ऑफ मैसेजेस, भाई पास हो जाएंगे, क्या होगा हमारा ड्यू टू दिस कोविड थिंग। तो ये सब क्या है, आपको नाइटमेयर्स आते होंगे, नाइटमेयर यानी बुरे बुरे सपने आते होंगे, आपके दिमाग पे बोझ रहता होगा, देयर मस्ट बी एंग्जाइटी, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज। और क्या, इनसिक्योरिटी इतनी है, आप चल रहे हो सड़क पे, कौन आपको लूट ले, कौन आपको धक्का मार के, कौन आपको टक्कर मार के भाग जाए। तो मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस ऑफ लिविंग। और सोचो सोसाइटल लेवल पे इतनी है, इंटरनेशनल लेवल पे सोचो कितनी टेंशन है। वो न्यूक्लियर वेपन्स है 2 स्टेट्स के पास में आपस में, वो इससे डर रहा है, ये उससे डर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट थ्रेट ऑफ न्यूक्लियराइजेशन। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते होंगे, न्यूक्लियर इतनी ट्रीटीज कर रहे हैं, एक दूसरे से साइन कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये वो, क्यों? डर है, ठीक है। तो मॉडर्न वर्ल्ड, आज से लगा लो 100 साल पहले न्यूक्लियर वॉर का डर था क्या? कोई डर नहीं था, न्यूक्लियर वॉर का था ही नहीं, डिस्कवरी नहीं हुआ था 100 साल पहले। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या बढ़ रही हैं चीजें हमारे लिए, और दे आर बिकमिंग फुल ऑफ एंग्जाइटी, वरी, फियर, ओके, टेंशन, इट्स इंक्रीजिंग, थिंग्स आर नॉट बिग। टेक्नोलॉजी ने हमें लगता है हमें भाई इजी कर दिया थिंग्स को, बट दे हैव इंक्रीज्ड अवर वरी। अब देखो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? जूम पे हम क्लास ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं भी खतरनाक है जूम पे भी क्लास लेना, इट इज इनसिक्योर। सो सी द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। और ये बात कौन सी हो रही है? दिस इज हैपनिंग इन 1950s, तब की बात। और साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं भाई मॉडर्न वर्ल्ड में तुम रह रहे हो, और मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ, रिमेंबर दीज 4 words, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, टेंशन, एंग्जाइटी, और सारी चीजें। और ये ऐसी चीजें, हम इन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू। आप चाहते हैं आप स्ट्रेस में रहें, आप चाहते हैं आपका जहन परेशान रहे, क्या आप चाहते हैं आपको हमेशा इनसिक्योरिटी हो? जॉब सिक्योरिटी की बात होती ना भाई, पेरेंट्स कहते भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब। क्यों? जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट कंपनी वाले कब पता नहीं फायर कर दें, फायर यानी गोली चला दें, कभी सोचो गोली मार देंगे, मतलब जॉब से निकाल दें। तो we want security in our life, we want surety in our life, we want stability in our life, है ना? कैसे वर्ड्स मैंने बोले? श्योरिटी, स्टेबिलिटी, हम चाहते हैं लाइफ में आ जाए, सर्टेनिटी आ जाए लाइफ में हमारे। हालांकि लाइफ में तो सर्टेनिटी है ही नहीं। लाइफ की सबसे बड़ी सर्टेनिटी क्या है? डेथ। डेथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, ओनली सर्टेनिटी समझ लो। एक चीज निश्चित जो जीवन में है वो मौत है। जिंदगी में एक चीज कन्फर्म है, वो मौत है, कि मरेगा जरूर। बीमारी होगी नहीं होगी, पैसा होगा नहीं होगा, सेहत होगी नहीं होगी, सब कुछ डाइसी है, मतलब अनसर्टेन। लेकिन डेथ इज सर्टेन। एवरीबडी नोज दैट वेल, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। अब एक वर्ड एस्केप हम सब जानते हैं। देखो व्हाई आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दीज लाइंस, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर रियल वेल
एंड आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. जैसे अभी यहाँ पे आ गया वर्ड एस्केप. एस्केप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. एस्केप, like you know, a person in a prison, he wants to escape. A bird in a cage wants to escape. एस्केप हम किस चीज से करते हैं? एस्केप हम उस चीज से करते हैं जो कि अनप्लेजेंट है, जो कि डिफिकल्ट है, जहां हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, जो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है, उससे हम एस्केप करेंगे. क्लास चल रही है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, इधर उधर कर नहीं सकते, अब आप एस्केप करोगे. यू विल ट्राई टू एस्केप. फिजिकली इम्पॉसिबल, यू कांट एस्केप फिजिकली. क्यों? टीचर वॉन्ट अलाउ यू टू गो आउट. तो फिजिकल एस्केप तो पॉसिबल नहीं है, टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, पानी पीने भी नहीं जाने दे रहे, राइट? सो अब आप करते हैं कि आप बैठे बैठे भी एस्केप कर जाते हैं. आप कैसे? मेंटली. यू आर सिटिंग नियर द विंडो, चली गई नजर आपकी बाहर, कौवा बैठा है पेड़ पर, उसे ही देखने लगे. इधर चल रही है आपकी क्लास, some important subject is going on, important issue, important concept is going on, you are not getting it, then it is uncomfortable for you. तो आपका जहन एस्केप करेगा किसी ना किसी चीज पे. कौवे पे स्टडी चल रही है, बंदर दिख गया, उसी को ही सोचने लगे. तो ये क्या कर रहा है जहन आपका कि उधर जा रहा है जहां आपको अच्छा लग रहा है. और द प्लेजेंट वेदर आउटसाइड. देखो फ्रेंड्स ने क्या किया था लास्ट लेसन में, ही ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द क्लास. क्या क्या सीन थे बाहर, वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे. ओके